सो आज का सेशन एकदम छोटा रहेगा कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देखा था सेशन में? क्लासिफिकेशन देखा था। एनपीए का क्या था? एनपीए एंड स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर रेगुलर एंड स्ट्रेस्ड, एनपीए के अंदर सब स्टैंडर्ड एसेट्स एंड फिर डाउटफुल एंड फिर ऑब्वियसली लॉस डायरेक्ट। उसके बाद मूवमेंट इन जीएनपीए एंड एनएनपीए। जीएनपीए एनएनपीए क्या था? मूवमेंट में क्या देखा था? रिडक्शंस देखा था। रिडक्शंस इंपॉर्टेंट था ना बहुत ज़्यादा। क्या बता रहा था? कहाँ से रिकवरी हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है कि प्रूडेंशियल राइट ऑफ हो रहा है। फिर एडिशनल जीएनपीए कितना आया ये पर्टिकुलर ईयर में, तो बेसिकली दैट इज नथिंग बट स्लिपेजेस। स्लिपेजेस कहाँ से हो रहा है? स्टैंडर्ड एसेट से हो रहा है। उसके बाद पीसीआर देखा था। आज के सेशन में हम लोग डीपीडी, डे पास ड्यू देखने वाले एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है विच इज डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले डीपीडी का कंसेप्ट देखते हैं। जैसा एनपीए में हम लोग ने क्या देखा था? सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। यहाँ पे कब होता है? जब 90 डेज तक पेमेंट नहीं होता है उसके बाद जीएनपीए होता है। बट हम लोगों को डायरेक्ट एनुअल रिपोर्ट एंड फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिलता है कि जीएनपीए एज परसेंटेज टू टोटल लोन बुक कितना है। तो हमको पता है कि 100 करोड़ का टोटल लोन बुक है, उसमें से 5% जो है जीएनपीए में। बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2 में कितना है। क्योंकि SMA 1 और 2 में अगर ज़्यादा रहेगा तो वो बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि मेरा जीएनपीए नेक्स्ट मतलब स्लिपेजेस, आगे जो स्लिपेजेस होने वाला है वो बढ़ने वाला है कि नहीं। तो बेसिकली अगर जीएनपीए में आ रहा है मतलब उसका क्या है? 90 डेज से डिले हुआ है। डीपीडी का फुल फॉर्म है डे पास ड्यू। एंड जीएनपीए में कब आता है? जब 90 डे डीपीडी होता है। 90 डे प्लस डीपीडी हुआ तो मतलब जीएनपीए में आ गया। सही बात है। बट दी सेम टाइम हमको ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि 0 से 90 में कितना डीपीडी है, 0 से 90 डीपीडी में कितना मेरा लोन बुक है। जैसा 90 के ऊपर अपने को समझता है जीएनपीए, सिमिलरली 1 डीपीडी से लेके 90 डीपीडी तक मेरा कितना लोन बुक का परसेंटेज अटका हुआ है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अटका हुआ रहेगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट क्वार्टर में मेरा स्लिपेजेस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वार्टर में स्लिपेजेस बढ़ेगा तो अगेन मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो इनकम कम, इनकम कम तो निम्स कम, है कि नहीं। बट खर्चे तो उतने ही रहने वाले हैं एम्प्लॉइज़ का। समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में नहीं मिलेगा आपको कि 1 to 30 डीपीडी कितना है या 1 to 90 डीपीडी कितना है। तो बहुत बार है ना कॉन्फ्रेंस कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट में आपको मिलेगा। ऐसे SMA करके नहीं मिलता है, ज़्यादातर डीपीडी करके पूछते हैं लोग। तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने 2 कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट निकाला है जहाँ पे आपको ये मिलेगा। वैसे आप बहुत सारे बैंक्स का देखोगे तो आपको डीपीडी मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय बैंक का मैंने निकाला है। वहाँ पे मैंने डीपीडी करके सर्च किया तो वहाँ पे देखो 1+ डीपीडी आ रहा है। 1+ डीपीडी का मतलब क्या है कि भाई एक दिन से डिले होके कितना हुआ है। तो बेसिकली SMA 0 सब कुछ आ गया उसमें। SMA 0 से लेके पूरा एनपीए सब कुछ आ गया। क्योंकि एनपीए में आना है तो 90+ डीपीडी रहेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1+ डीपीडी। तो एक बार ये रीड करते, कॉन्टेक्स्ट समझते। क्योंकि क्या होता है बैंकिंग में जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हो ना, उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं आर ग्रॉस एनपीए वॉज 9.4% एज ऑफ 31 मार्च 2021। ये तो गिवन रहता है। 9.4% जीएनपीए है कंपेयर टू द परफॉर्मेंस ग्रॉस एनपीए ऑफ 9.3% एज ऑफ 31 दिसंबर 2020। ठीक है, 3 महीने में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया एनपीए में। उसके बाद इन्होंने ये दिया हुआ है नेट एनपीए एज ऑफ 31 मार्च वॉज 4.7%। मतलब ये दोनों का डिफरेंस का प्रोविजनिंग करके रखा है, वो ठीक है। द 1+ डीपीडी पोर्टफोलियो एज ऑफ 31 मार्च 2021 reduced to 20.7% फ्रॉम 28.5% एज ऑफ 31 दिसंबर 2020। मतलब इनका जीएनपीए 31 मार्च 2021 को कितना था? 9.4%। जीएनपीए का मतलब क्या है? 90+ डीपीडी। 1+ डीपीडी में SMA 0, 1, 2 तीनों भी आ गया। उसका कितना है टोटल? अगर जीएनपीए के साथ गिनेंगे तो 20.7%। तो सॉर्ट ऑफ हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 9.4% जीएनपीए है, 20.7% में सब कुछ आ गया। तो 20.7% माइनस 9.4% का जो डिफरेंस है वो मेरा SMA 0, 1, 2 पे आ गया। समझ में आया? अगर ये ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली आगे जाके मेरा स्लिपेजेस ज़्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी हायर है स्लिपेजेस ज़्यादा होने का। समझ में आया कैसे इसको इंटरप्रेट करना है? उसके बाद हम लोग दूसरा बैंक देखते हैं, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के भी कॉन कॉल में ना डीपीडी के बारे में बात किया है।
तो व्हाट आई विल डू इज मैं आपको ये रीड करके इंटरप्रेट करवाता हूँ सो दैट आपको आगे जब नेक्स्ट वाला करोगे खुद से जब कॉन कॉल रीड करोगे इंटरप्रेट करने को होना चाहिए. तो क्वेश्चन ऐसे है कि फर्स्टली माय क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दैट वी विटनेस्ड इन FY17, 18, 19 पर्टिकुलरली इन द कॉर्पोरेट लोन बुक. ठीक है. सो दी ओवरऑल ग्रोथ वी हैड वाज 26%, 25% एंड 20%. ऑब्वियसली कॉर्पोरेट का लोन बुक ग्रोथ बढ़ सकता है बहुत जल्दी, बट दी सेम टाइम प्रॉब्लम क्या है, डिफॉल्ट्स भी उतना ही फास्ट हो सकता है अगर रिस्की इंडस्ट्रीज को दिया या सेक्टर्स को दिया या कंपनी को दिया, राइट. 3 respective years and more in the corporate loan, and now we are also saying that LGD is higher on this particular portfolio. LGD मतलब loss given default. अगर default हुआ तो कितना loss होने वाला है. So considering that what happens post November, क्योंकि last year अगर आपको याद है RBI ने मोराटोरियम दिया था बैंक्स को. मोराटोरियम मतलब क्या कि भाई इंटरेस्ट नहीं भी पे करेंगे तो चलेगा, आप NPA मत बनाओ बुक्स में. ठीक है. बट ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट माफ कर रहे. इट्स जस्ट दैट अगर बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो रहा है देने के लिए तो वो टाइम पे अगर 90 डेज नहीं भी दिया तो GNPA में डालने का ज़रूरत नहीं है. तो मोराटोरियम हम लोग को RBI ने दिया था बैंक्स को, बट कभी तक दिया था, अगस्त तक दिया था. तो अगस्त के एंड में मोराटोरियम खत्म हो जाएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना तक 90 डेज पास ड्यू कुछ नहीं होगा. उसके बाद ही 90 डेज पास ड्यू के बाद ही तो होगा ना GNPA. अभी प्रॉब्लम क्या था कि RBI ने मोराटोरियम दिया था हम लोग को अगस्त तक 2020 तक. सो कंसिडरिंग दैट व्हाट हैपेंस पोस्ट नवंबर, बिकॉज इन द मंथ ऑफ अगस्त द मोराटोरियम विल गेट ओवर एंड देयर आफ्टर 90 डेज DPD वुड बी देयर. सो व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट वी आर लुकिंग एट इन द लोन्स अंडर मोराटोरियम इन द कॉर्पोरेट लोन. इसका मतलब क्या है, इसका जो क्वेश्चन का मतलब क्या था, क्वेश्चन का मतलब ये था कि अगस्त मंथ तक मोराटोरियम दिया था, बराबर. उसके बाद नहीं दिया है, मतलब उसके बाद अगर नहीं दे रहे 90 डेज के लिए तो GNPA करना पड़ेगा. तो इतना टाइम तक अगस्त तक उनको लीवे मिला. तो वो पूछ रहा है कि पोस्ट नवंबर क्या होगा, क्योंकि अगस्त एंड हुआ, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना. उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हम लोग को GNPA में डालना पड़ेगा. तो बेसिकली ये 90 डे DPD का क्वेश्चन क्या है कि नवंबर के मंथ के बाद कितना स्लिपेजेस होने वाला है. सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो ये जो पूरा मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन जो पूछा उसका मतलब क्या है कि भाई नवंबर के बाद स्लिपेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है क्या, क्योंकि मोराटोरियम तो खत्म हो गया है. ये क्वेश्चन था, बट समझा उसको कैसे मैंने इंटरप्रेट किया 90 डे DPD को. क्लियर है. तो ऐसे हमेशा आइडियली तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है कॉन कॉल, बट अगर आपको फास्ट सर्च करना है तो DPD करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. क्लियर है. तो ये है हमारा DPD एज अ कंसेप्ट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये SMA 0 से कंसिडर कर सकता है, करेगा. उसके बाद सेकेंड जो कंसेप्ट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस. अब ये डाइवर्जेंस क्या होता है, अभी जैसा हमने DPD देखा वैसे हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉल्ड एज डाइवर्जेंस. अभी जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो एक बैंक में इन्वेस्ट करने का, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है देखना. ठीक है. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते तभी इसको थोड़ा हम लोग मेलो डाउन कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में डाइवर्जेंस अगर आया कोई भी बैंक में तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, ये समझ लेना. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अभी फेडरल बैंक देख रहे थे तो मैं ये यहाँ से एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि डाइवर्जेंस क्या होता है. डाइवर्जेंस का बेसिक मतलब क्या है कि फेडरल बैंक डिसाइड करता है कि यार 100 करोड़ का लोन दिया है, उसमें से 5 करोड़ है जो NPA है, ग्रॉस NPA, तो वो रिकॉर्ड करता है GNPA एज 5 करोड़. बट RBI खुद भी फेडरल बैंक्स का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा एंड वो लोग खुद से डिसाइड करेंगे कि कितना GNPA होना चाहिए था. तो वो उनके इंटरनल बुक्स में रहेगा RBI के. तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं बॉस, इन्होंने 5 करोड़ डाला ना, बट एक्चुअली 7 करोड़ होना चाहिए था. यानी कि देयर इज अ डाइवर्जेंस, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ स्टैंडर्ड डिविएशन. बराबर ना. मेरे बुक्स के हिसाब से मैंने कितना लिया कि 5 करोड़ ही होना चाहिए, बट RBI क्या बोलता है, नहीं बॉस 7 करोड़ होना चाहिए. समझ में आया. तो आइडियली 5 की जगह 7 लेता मैं तो क्या हो जाता, मेरा नेट एडवांसेस कम हो जाएगा ना, रिस्क भी बढ़ जाएगा ना, GNPA एज परसेंटेज ऑफ टोटल लोन बुक भी बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी कि वेदर देर इज एनी डाइवर्जेंस और नॉट. समझा. सिमिलरली प्रोविजंस का होता है, NNPA का होता है. तो अगर उनको लग रहा है अभी मैंने प्रोविजंस लिया है 3 करोड़, बट RBI बोलता है नहीं 4 करोड़ होना चाहिए था, 5 करोड़ होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, मेरा अकॉर्डिंगली नेट इनकम भी तो कम हो जाएगा. तो ये सब चीज़ें GNPA, प्रोविजंस, नेट NPA, नेट प्रॉफिट्स, ये सब कुछ है ना RBI देता है अगर डाइवर्जेंस रहा तो. अगर डाइवर्जेंस नहीं रहा तो कुछ नहीं मेंशन रहेगा. तो जब मैं बोल रहा हूँ RBI बोल रहा है कि देयर इज नो डाइवर्जेंस, अगर ऐसा आया
दैट डजंट मीन कि GNPA मेरे बुक्स में 5 है तो RBI भी 5 ही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। वो डाइवर्जेंस होने के लिए भी देर इज़ अ सर्टन थ्रेशोल्ड। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा GNPA 5 है, RBI को लग रहा है नहीं GNPA 6 होना चाहिए, बट अगर ये दोनों के डिविएशन में ज़्यादा फर्क नहीं है ना, तो वो बोलेगा देर इज़ नो डाइवर्जेंस। तो एक है ना लिमिट होता है उसका। तो वो कैसे हम लोग डाइवर्जेंस देखते हैं, वो हम लोग RBI का नॉर्म्स देखते एंड वो PNB के लिए लगा के देखते। तो अगर मैं DCB का देखूँ सबसे रिसेंट एनुअल रिपोर्ट का डाइवर्जेंस के बारे में, तो व्हाट आई डिड इज डाइवर्जेंस करके सर्च किया, तो यहाँ पे आया देखो डाइवर्जेंस इन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। देयर वाज नो डाइवर्जेंस ऑब्जर्व्ड बाय द RBI फॉर द ईयर 2019 एंड 2020। समझ में आया? मतलब कोई डाइवर्जेंस नहीं था। डाइवर्जेंस नहीं था का मतलब ये नहीं है कि जितना मैं GNPA बोला उतना सेम GNPA होगा, इट्स जस्ट दैट वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके नहीं गया है। समझा? अभी हमने जैसे DCB का देखा कि देयर वाज नो डाइवर्जेंस, वैसे एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे डाइवर्जेंस है एंड वो थ्रेशोल्ड भी कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो PNB का एग्जांपल लेते हैं। PNB के इसमें देखो आप, यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली डेटा लिया हुआ है बट यहाँ पे दिख रहा है डाइवर्जेंस है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे PNB का एनुअल रिपोर्ट खोला हूँ, 2018 का नंबर्स ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 2018 का नंबर्स में आपको दिख रहा है डाइवर्जेंस इन एसेट क्लासिफिकेशन, या तो 2019 का एनुअल रिपोर्ट रहेगा जहाँ पे 18 का दिख रहा है मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर का होता है ना रीस्टेट। तो डाइवर्जेंस इन एसेट क्लासिफिकेशन दिख रहा है। तो वही जो मैंने एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया था, ये तीनों चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, GNPA, प्रोविजंस एंड नेट प्रॉफिट। अभी GNPA सेम तरीका है, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना वो सेम तरीका है। ग्रॉस NPA PNB के बुक्स में कितना था, 86,620 करोड़, बट RBI क्या बोलता है, नहीं बॉस, ग्रॉस NPA कितना होना चाहिए था, 87,515 होना चाहिए था। यानी कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ग्रॉस NPA में 895 करोड़ का ग्रॉस NPA का डिफरेंस है। मतलब RBI ने बोला है कि बॉस जितना भी तुम लोग ने बताया है ग्रॉस NPA उससे और 895 करोड़ एडिशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोविजंस फॉर NPA। प्रोविजंस कितना किया है, ठीक है। प्रोविजंस मेरे बैंक ने मतलब PNB ने कितना किया है प्रोविजंस, 37,611 करोड़ किया है, बट RBI बोलता है नहीं, अभी तक प्रोविजंस कितना हो जाना चाहिए था, 41,378 होना चाहिए था। यानी कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है, इतने का डाइवर्जेंस इन प्रोविजनिंग बाकी है, 3,766। यानी कि ये पूरा का पूरा मेरा इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए ना, तो मेरा क्या होगा, उतना ज़्यादा मेरा लॉस हो जाएगा, 3,766। तो ये भी वो लोग स्टेट करते हैं कि बॉस रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट कितना था 2018 में PNB का, ऑलरेडी लॉस में थे वो। कितने लॉस में थे नेट प्रॉफिट, -12,282, मतलब 12,282 का नेट लॉस था उनका। अगर PNB का स्क्रीनर खोलूँ, 2018 का मैं नंबर्स देखूँ, मार्च 2018 का दिख रहा है 12,113, ये सेम ही है ना, 12,000 ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, ये तो रीस्टेटेड नंबर्स है, 12,282 करोड़ का लॉस। बट RBI बोलता है नहीं, उससे भी ज्यादा लॉस होगा तुम्हारा, क्योंकि इतने का प्रोविजनिंग बाकी था, 3,766 करोड़ का, 3,766 करोड़ का। तो एडजस्ट करने के बाद RBI क्या बोल रहा है, कितना लॉस दिखाना चाहिए था तुमको, 16,049 करोड़ का दिखाना चाहिए था, बट तुमने कितना दिखाया, सिर्फ 12,000 का दिखाया। तो आइडियली देखो कितना डिफरेंस आ रहा है ना। तो जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ही मेरा इक्विटी ड्रेन होगा, इक्विटी जितना ज्यादा मेरा ड्रेन होगा उतना मेरा कैपिटल एडिक्वेसी गिरेगा, कैपिटल एडिक्वेसी गिरेगा तो उतना कम मैं लेंड आउट कर पाएगा, जितना कम मैं लेंड आउट कर पाएगा उतना कम फिर निम्स होगा, फिर वही फिर सर्कल चलता ही जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइवर्जेंस है कि नहीं। समझ में आया? कभी कभी अगर GNPA बहुत कम है, नेट NPA कम है और डाइवर्जेंस दिख रहा है एक आध साल के लिए तो चलेगा, बट आइडियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बैंक्स में, इट इज़ बेटर टू अवॉइड बैंक्स जहाँ पे डाइवर्जेंस आपको मल्टीपल पीरियड में देखने को मिल रहा है। समझ में आया? तो अभी RBI का क्या नॉर्म्स है वो एक बार चेक करते हैं। तो RBI का नॉर्म्स मैंने डायरेक्टली यहाँ पे दिया है, मतलब वहाँ से लिया है मैंने वेबसाइट से, उनका RBI.org में। यहाँ पे दिख रहा है कभी करना है डिस्क्लोजर। ये 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट भी अगर हो गया ना सेटिस्फाई, तो फिर अपने को डाइवर्जेंस दिखाना पड़ेगा, मतलब अपने एनुअल रिपोर्ट में डाइवर्जेंस दिखेगा। तो PNB में डाइवर्जेंस दिखाना, तो क्यों दिखाना वो एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है उनका पूरा डेटा डाइवर्जेंस का। अभी हम लोग चेक करते हैं एक बार RBI क्या बोल रहा है। RBI बोल रहा है द एडिशनल प्रोविजनिंग फॉर NPA असेस्ड बाय RBI,
द एडिशनल प्रोविजनिंग फॉर एनपीए असेस्ड बाय आरबीआई। एडिशनल प्रोविजनिंग कितना था आरबीआई का? डाइवर्जेंस इन प्रोविजनिंग ना, एडिशनल प्रोविजनिंग कितना है, मतलब मेरे बैंक ने कितना प्रोविजन किया है 37,611। आरबीआई क्या बोल रहा है, नहीं बॉस 41,378 होना चाहिए था। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट डाइवर्जेंस इन प्रोविजनिंग, मतलब कितना एडिशनल प्रोविजनिंग आरबीआई कर रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना 3,766। तो द एडिशनल प्रोविजनिंग फॉर एनपीएस असेस्ड बाय आरबीआई विच इज हाउ मच 3,766 exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period। मतलब 2018 का रेफरेंस पीरियड अपना 2018 है, वो टाइम पे रिपोर्टेड प्रॉफिट्स कितना था, लेकिन बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज हमेशा क्या आता है, जितना मेरा इनकम है थर्ड पार्टी इनकम है माइनस मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिफोर मेरा प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज। तो व्हाट आई डिड वाज वेरी सिंपल, ये साल का मैंने चेक किया तो टोटल इनकम कितना था 2018 में मैंने चेक किया था, तो यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा टोटल इनकम है, इसमें से मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, ये प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज माइनस नहीं करना है, समझ में आया? तो वो सब करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। ये मैंने कर दिया है यहाँ पे देखो, टोटल इनकम, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दिया, ये मेरा इनकम बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज है, कितना 10,294 करोड़। मेरा डाइवर्जेंस इन प्रोविजंस कितना था 3,766। तो कितना परसेंट है ये डाइवर्जेंस इन प्रोविजंस इन एनपीए, कितना परसेंट है मेरा ऑफ इनकम बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, कितना है 36.6%। अगर डाइवर्जेंस दिखना है तो कितना परसेंट एक्सीड नहीं करना चाहिए, 10% एक्सीड नहीं करना चाहिए, मेरा तो 36% आ रहा है यहाँ पे, समझ में आया? तो बेसिकली वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मेरा इनकम बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज का 10% से नीचे है ना, अगर ये डाइवर्जेंस इन प्रोविजंस, तो फॉर एग्जांपल ऐसा है, अगर मेरा डाइवर्जेंस इन प्रोविजंस इन एनपीए 1000 करोड़ के नीचे रहता ना तो मुझे नहीं दिखाते ना डाइवर्जेंस, तो चल जाता, बट मेरा कितना आ रहा है 3,766 विच इज 36%, तो आएगा ही आएगा, समझ में आया? क्लियर है ये? तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा, अगर ये सेटिस्फाई हुआ रहता तो भी दूसरा मुझे देखना पड़ता, ठीक है? दोनों में से एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ ना तो डाइवर्जेंस आएगा। अगेन ये मैं आपको बहुत इन डेप्थ बता रहा हूँ, ये इतना ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल पे क्या है, सिर्फ डाइवर्जेंस देख लिया चल जाएगा, डाइवर्जेंस है तो रेड फ्लैग है वो, ठीक है? सेकेंड है द एडिशनल ग्रॉस एनपीएस आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई। एडिशनल ग्रॉस एनपीए आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई। ग्रॉस एनपीए मेरे बुक्स में कितना था 86,620। आरबीआई क्या बोल रहा है, कितना ग्रॉस एनपीए है 87,515, यानी कि एडिशनल कितना हुआ ग्रॉस एनपीए 895 करोड़। वो बोल रहे ये जो 895 करोड़ है, इफ दैट इज एक्सीडिंग 15% ऑफ पब्लिश्ड इंक्रीमेंटल ग्रॉस एनपीए फॉर द रेफरेंस पीरियड। इसका मतलब क्या है, ऐसे समझो, मेरा ग्रॉस एनपीए मेरे बुक्स में 86,620 है, लास्ट ईयर भी एक ग्रॉस एनपीए हुआ होगा, वो दोनों का डिफरेंस इज इंक्रीमेंटल जीएनपीए। लास्ट ईयर मेरे बुक्स में 5 करोड़ का जीएनपीए था, ये साल मेरे बुक्स में 9 करोड़ का जीएनपीए, तो कितना जीएनपीए बढ़ गया मेरा 4 करोड़, उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल जीएनपीए। समझ में आया? तो बेसिकली ये लाइन का मतलब क्या है, सिर्फ मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले डाइवर्जेंस इन ग्रॉस एनपीए, जो ये वाला पार्ट है फर्स्ट, द एडिशनल ग्रॉस एनपीए आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई, इसका मतलब है मेरा डाइवर्जेंस इन ग्रॉस एनपीए कितना है 895.7 करोड़। इफ दैट एक्सीड्स, कितना बोला, इफ दैट इज एक्सीडिंग 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ पब्लिश्ड इंक्रीमेंटल ग्रॉस एनपीए। तो मेरे बुक्स के हिसाब से 2018 में कितना ग्रॉस एनपीए था 86,620। एक बार चेक कर लेते, ये जो है 86,620, एंड उसके बाद वो बोल रहे लास्ट ईयर का मेरे बुक्स में कितना था 2017 में, तो उसके हिसाब से एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। तो हम लोग को ग्रॉस एनपीए कितना था तभी 55,000 था, तो इंक्रीमेंटल जीएनपीए कितना हुआ है मेरे बुक्स में 86,620 माइनस 55,000, तो इतना आता है इंक्रीमेंटल मेरा। इफ दिस जो डाइवर्जेंस दिया है, इफ दैट इज 15% ऑफ दिस, मतलब मेरा इंक्रीमेंटल इतना है ना, इसका अगर 15% के ऊपर होता ना ये, तो फिर 100% आता। बट आइडियली कितना है मेरा डाइवर्जेंस इन ग्रॉस एनपीए 895 ही है,
तो इसके नीचे ही है काफ़ी, तो अगर आप देखोगे तो ओनली 2.9% है। बट फिर भी क्यों आ रहा है डाइवर्जेंस में? क्योंकि फर्स्ट वाला आ रहा है ना डाइवर्जेंस में, इसके लिए। समझा? आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए है, इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर ऐसा कोई बैंक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो डाइवर्जेंस है, तो मेक श्योर कि उसका GNPA जो है वो वैसे भी बहुत कम रहे एंड उसका कार स्ट्रॉन्ग रहे, और 1 आध साल के लिए डाइवर्जेंस है तो चलेगा। बट ये मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा एडवांस लेवल पे करने के लिए। उसके बाद भी करना है तो क्या करना है, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा प्रोविजंस कितने से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब RBI क्या बोल रहा है कितना प्रोविजंस रखना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि RBI कितना बोल रहा है, 41,378 होना चाहिए, मेरे बुक्स में कितना है 37 है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है 3,766। यानी कि उसके बाद ये भी चेक करना पड़ेगा कि मैंने मेरे बुक्स में कितना नेट प्रॉफिट लिया है, RBI क्या बोल रहा है कितना नेट प्रॉफिट होना चाहिए था। ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, उतने से मेरे को मेरा इक्विटी गिराना पड़ेगा, और फिर चेक करो कि क्या आता है। समझ में आया? क्योंकि जितना प्रोविजंस मेरा एक्सेस है उतना मुझे लॉस लेना ही पड़ेगा ना, और अगर जितना लॉस मैंने लिया मेरा इक्विटी उतना ही ड्रेन आउट हो जाएगा। तो हमेशा वो तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए यहाँ से, एंड फिर उसको एडजस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंगली। ओनली देन कैन यू एनालाइज कि हाँ भाई डाइवर्जेंस रहने के बावजूद मुझे करना है कि नहीं करना है। बट अगेन मैं ये 3rd या 4th टाइम आपको बोल रहा हूँ कि डाइवर्जेंस रहेगा स्टार्टिंग में, प्लीज़ अवॉइड सच कंपनीज जहाँ पे मल्टीपल पीरियड्स में डाइवर्जेंस है। येस बैंक के केस में वही हुआ था। अगर आप पहले ही देखते 2 साल के लिए डाइवर्जेंस था, तभी आपको समझ जाता कि प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके रहते, तभी देख चुके रहते इतना सा पार्ट भी, तो आप इन्वेस्ट नहीं करते। क्लियर है?